नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश भर में चुनाव पूर्व बने एक ऐसे गठबंधन की जिसकी एक तरह से इति हो रही है, यानी वो समाप्ति की तरफ जा रहा है। गठबंधन था बीजेपी और मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन। इसको इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, लेकिन फिर बाद में वो इंडिया ब्लॉक हो गया। इंडिया ब्लॉक जो है उसका भविष्य अब थोड़ा सा खतरे में है, या उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह यह कि दिल्ली में चुनाव है विधानसभा के, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने के संकेत है। इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन गठबंधन टूट रहा है। आज चर्चा की वजह यह भी है कि लालू यादव के चिरंजीव तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना, लेकिन यह उसी गठबंधन तक सीमित था, चुनाव तक। तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी सुनेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले जो राजनीतिक दल है वो क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है इस पूरे मुद्दे पर। पहले सुनते हैं उनको और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है दिल्ली चुनाव में? तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे। नहीं कहना चाहूंगा कि देखिए वहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे काम की है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकतवर रही है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। शीला दीक्षित के ही गिनाए काम है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो, मेट्रो ट्रेन का हो, जो भी काम किया है वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी ने किया है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहां की जनता एक मजबूत दिल्ली, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो काम वहां पर हुआ था उसको आज वो सब स्मरण कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर मौका दे। जो आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था। यानी आपने स्वीकार कर लिया। अगर बेटा अपने पिताजी के बारे में ये स्वीकार कर ले तो फिर वो तो किसी पार्टी के साथ भी बैठ सकता है। तो ये बहुत सारी बातें जो बताती हैं कि अब जो इंडी ब्लॉक है, जो इंडी गठबंधन है, वो टूट चुका है। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। उसकी वजह ये कि महाराष्ट्र के चुनाव में सपा ने उस ब्लॉक के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, यानी गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति थी। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे। लेकिन जो दिल्ली की बात है ताज़ा, सपा का समर्थन आम आदमी पार्टी के पास है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, और राजद ने भी कह दिया है, लालू यादव के चिरंजीव ने, कि ये तो गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक था। इसका मतलब कि अब ये सिर्फ हम जैसे चर्चा कर रहे हैं तब तो मान लें कि इंडी ब्लॉक है या ये गठबंधन है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो अब ये गठबंधन नहीं बचा है। पुरानी लकीर है जिसे आप कभी भी पीट सकते हैं, लेकिन वो धुंधली पड़ गई है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 मेहमान। स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी, और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे युवा और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच के गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी आपका स्वागत है, दुबे जी आपका स्वागत है, शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। दरअसल ये गठबंधन जो है क्या अब समाप्ति की तरफ है, और इसका औपचारिक घोषणा भर बाकी है? क्योंकि जो दिल्ली चुनाव है उसको लेकर जिस तरह की बातें नेताओं की आ रही सामने, उससे तो लगता है कि अब ये गठबंधन बचा नहीं, केवल नाम का रह गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में वहाँ अलर्ट चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया शीला दीक्षित ने किया था कांग्रेस की सरकार ने।
हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में क्या शुरू हुआ है, हरियाणा में देख चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी अलग बात कर रही हैं, तो अब ये गठबंधन क्या सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहा है या अभी कुछ इसमें दम बचा है? नहीं, देखिए, जब बेमेल राजनीतिक गठबंधन होते हैं तो हमेशा इसी तरीके की स्थिति सामने आती है। और बात सिर्फ आज की नहीं है, मध्य देश में तो 70 सालों से गठबंधन बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन जहां वैचारिक मतभेद रहे हैं वहां पर इस तरीके के गठबंधन बने भी और टूटे भी। अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में भी ये बात बहुत साफ हो गई थी उस समय कि जो गठबंधन हो रहा है वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, कोई इसको लेकर के लंबी दूरी तय की जाएगी ये बिल्कुल भी नहीं था। आप देखिए, अगर हम एनडीए गठबंधन की भी बात करें तो एनडीए गठबंधन जब पहली बार बना था तब उस समय ही ये तय हो गया था कि जो कोर मुद्दे भाजपा के हैं या संघ के हैं उन मुद्दों को नहीं लिया जाएगा। तो वहां पर एक गाइडलाइन बनाकर उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था। यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं थी, यहाँ हर नेता अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस तरीके के जो गठबंधन बनते हैं उनका हश्र बाद में यही होता है। एक बात जरूर है कि अभी तक इसका किसी ने ऐलान नहीं किया है कि ये गठबंधन अब समाप्त हो गया है, तो हम तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भले ही वो टूटा हुआ है, 7 लोग नहीं हैं, अपने अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ बैठ के कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक तरह से प्रतीक्षा है और देखते हैं कि ये कब होता है, क्योंकि अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि टूट गया है। टूट गया है ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन टूट चुका है ये बात अभी कोई नहीं कह रहा है। तो देखते हैं स्थिति क्या बनती है, लेकिन ये बड़ा अल्पकालीन गठबंधन हुआ है, इसकी बहुत ही कम समय में ये अपनी समाप्ति की तरफ जा रहा है। आप देखिए कि 2023 में तो बना था और 2024 के पहले वो खत्म होने लगा, 25 तक आते आते तो वो बिल्कुल तितर बितर हो गया। तो देखते हैं कि इसका मामला क्या होता है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इसको जोड़ने या बचाने में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे संकेत दिखते नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से दलित वोट बैंक पर नज़र रख रहे हैं कांग्रेस के नेता, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी भी इसको बहुत दिन तक झेल नहीं पाएगी। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक वोट भी कांग्रेस अपने खाते में लाने की कोशिश कर रही है। तो जब 2 वोट बैंक पर वो काम करेगी तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का तिलमिलाना हमें लगता है कि जल्द दिखने लगेगा। मैं लौटूंगा आपके पास गौरव जी। देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये खंड खंड हो रहा है, लेकिन कोई भी अभी लीडर ये साफ तौर पर नहीं कर रहा आकर कि ये गठबंधन समाप्त हो गया है। आपकी राय, ये कब तक ऐसा चलेगा या कुछ जल्दी इसमें फैसला आएगा? देखिए, जब नदी में बाढ़ आती है तो विपरीत स्वभाव के जंतु एक डाल पर बैठ जाते कि अभी बाढ़ से बच जाओ। ऐसे ही कुछ हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान। भाजपा और मोदी का जब उस समय देश में क्रेज चल रहा था, उनको रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए। और हालांकि परिणाम गठबंधन जिस तरह से नया बना था उस हिसाब से ठीक आया उसके पक्ष में, लेकिन जिस तरह से टकराता अहम है इन लोगों को, उससे बात हर बार बिगड़ती है। और वैचारिक गठबंधन दुबे जी, मैं थोड़ा सा आपसे जरूर पूछूंगा कि ये गठबंधन भले ही बना था 17 जुलाई 2023 को, मुझे अगर तारीख याद है तो, लेकिन इस गठबंधन का जो मामला था, मोदी की सरकार 2 बार से चुनाव जीत रही थी, यानी सरकार के 10 साल हो गए थे। तो 10 साल में किसी भी सरकार के खिलाफ एक शब्द है, एक टर्म है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, सरकार विरोधी हवा बन जाती है। लेकिन गठबंधन के बनने के बाद भी तीसरे चुनाव में ये गठबंधन एनडीए को सरकार बनाने से रोक नहीं पाया, जबकि तीसरे चुनाव में तो इंडी ब्लॉक को या इंडिया गठबंधन को सरकार में होना चाहिए था। तो सरकार से तो बहुत बहुत दूर रहेगा ये। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 99 पर है, पूरा गठबंधन 235-36 के आसपास झूल रहा है, बीजेपी अकेली 240 पर है। तो गठबंधन को सफलता मिली, ये उस दृष्टि से ठीक नहीं है कि तीसरा चुनाव था तो 234 पर ही आया। तीसरे चुनाव में तो इनको 300 पर आना था, 272 तो कम से कम आना ही चाहिए था। जी जी, ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें इसी को सफलता मानते हैं और इसी अहंकार में है सब, कि कांग्रेस सोचती है कि हम 48 से 99 पर पहुंच गए और बाकी दल इसमें खुश है कि हमने भाजपा को अकेले बहुमत में आने से रोका। सबके अपने अपने वो रहते हैं सोच, तो इनकी ये बड़ी सोच नहीं थी सबकी, ये सिर्फ स्वार्थों का गठबंधन था और कोई इसमें एक लीडर नहीं था वैसा
जिसको लीड करे सबको, और मुद्दों पर भी टकराट थी। टिकट वितरण में भी इन लोगों का आपसी में बहुत जगह गठबंधन फेल हुआ था। लेकिन ये इतने दिन चल गया। मुझे लगता है कि यदि बाई चांस ये बहुमत में आते तो मंत्रिमंडल विस्तार या प्रधानमंत्री का चयन करते ही समय ये गठबंधन टूट जाता। और ये जो अविश्वास पैदा कर रहे हैं विरोधी दल, भाजपा इंडिया गठबंधन के विरोधी दल, ये अविश्वास के कारण ही ये सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे। अब जिस तरीके से फिर इन लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी एक दूसरे के खिलाफ, तो अब इन पे कैसे विश्वास जमेगा? ये खुद अपने पैर पे जैसे कुल्हाड़ी मारने वाला। ममता बनर्जी का अलग राग है, लालू यादव उनके पुत्रों का अलग है, अखिलेश अलग है, मायावती तो वैसे ही गठबंधन से दूर रहती है। तो जो अलग अलग वोट बैंक है वो सब अपने लिए केवल इसमें लगे रहते कि हम विधानसभा में, जैसे ममता बनर्जी है कि हम पश्चिम बंगाल में आ जाएं, अखिलेश यादव को दिखता है उत्तर प्रदेश में हम आ जाएं कैसे भी, लालू को भी बिहार का लगता है। तो ये देश की सोच लेकिन नहीं दुबे है जी, कि अभी दरअसल अगर बंगाल में कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाएगी तो फिर ममता बनर्जी उसको स्वीकार नहीं करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाएगी तो फिर अखिलेश यादव उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में अगर अपनी कांग्रेस ताकत बढ़ाएगी तो फिर लालू यादव की पार्टी उनको स्वीकार नहीं करेगी। ये दिक्कत तो कांग्रेस के साथ हमेशा आनी है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय दल को, कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और कांग्रेस तो यही कोशिश करेगी, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो कांग्रेस ने अंबेडकर जो यात्रा निकालने की बात की है, इसका मतलब है कि वो दलित वोट बैंक पर नज़र रखे हुए है और उस यात्रा के जरिए वो ये साबित करेगी कि अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी हम ही हैं और उनके शुभचिंतक भी हम हैं और दलितों के हितचिंतक भी हम हैं। तो ये फिर ना तो ममता बनर्जी स्वीकार करेगी, ना अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे, और ना बिहार में लालू यादव एंड कंपनी स्वीकार करेगी। और दिल्ली की बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी क्यों स्वीकार करेगी? तो हमें लगता है कि जो गौरव जी कह रहे थे कि ये जो बेमेल गठबंधन है वो चल नहीं पाएगा। और आपने कहा कि अगर ये जीत भी जाते तो सरकार कितने दिन बनती चलती, पीएम के मामले में क्या होता। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वो उतने दिन तक सही सलामत चला। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो हालात ठीक ही रहे, उसके बाद टूटन आ रही है उसमें। दुबे जी, बड़ी दिक्कत इनमें ये वोट बैंक की भी है। भाजपा का अपना एक वोट बैंक है, जैसे हिंदुत्व की राह पर है वो, उनका एक वोट बैंक। लेकिन जो विरोधी दल है उनका वोट बैंक कौन है? अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी। ये इन्हीं में आपस में जो वोट बैंक को लेकर छीना झपटी चलती रहती है। तो ये भी एक संकट है कि यदि दूसरा दल उभर के आगे, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, यदि कांग्रेस बढ़ती है तो उसके साथ दलित और अल्पसंख्यक आते हैं, तो इससे सपा सतर्क हो जाती है कि सपा को नुकसान होना है। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी है, खासकर अल्पसंख्यक वोट पे ये सभी लोग अपना अपना दावा जी करते हैं। तो बिल्कुल। इनकी जो वोट बैंक है उसकी भी लड़ाई है। ये केवल देश में भाजपा या मोदी को हटाने के लिए तो एक हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर अपने अपने स्वार्थ दिखने लगते, अपने अपने राज्य दिखने लगते। एकदम। और इसी की परिणति है कि घोषित तौर पर भले ही गठबंधन ना टूटा हो, लेकिन जिस तरह के बयान अभी आपने दिखाए और चर्चाओं में भी है, उससे अब गठबंधन की कोई वो नहीं बची है कि कोई उनमें न बैठक होती है न कुछ होता है। जबकि देश के इतने मुद्दे हैं कि उन पर तो एक होना था इनको, एक साथ बिल्कुल बात दुबे जी, करके। ये मामले कितने चलेंगे इस पर सवाल है, इसी तो हम आज बात कर रहे हैं। मैं शर्मा जी से जरूर पूछूंगा कि शर्मा जी, गठबंधन में जो दल हैं उसमें सनातनियों की संख्या भी है, और अगर गठबंधन के का एक दल ये कहता है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, तो फिर भले ही सनातन धर्म का पालन करते हुए दूसरे दल के सनातनी वहाँ साथ में खड़े रहें, लेकिन वो मन से तो साथ नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ जो बात हुई है, 370 को वापस लाने की जो बात हुई है, और उसमें सबसे खास बात यह कि जो राम मंदिर वाला इशू था, राम मंदिर बनने के बाद चूंकि वो तत्कालीन उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन दलों के भीतर जब बात होती है तो राम मंदिर के कार्यक्रम में या उसके बाद कांग्रेस का नहीं जाना अयोध्या या दूसरे दलों के नेताओं का वहां नहीं जाना, ये भी उन पार्टी गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के जो समर्थक लोग हैं, उनको रास नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये बात भी गठबंधन के लोगों को गले नहीं उतर रही कि आप सनातन के खिलाफ होकर कैसे राजनीति कर पाएंगे, राम के खिलाफ होकर आप कैसे हिंदुओं को वोट ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि गठबंधन के भीतर भी जो दल है उनके भीतर ये विमर्श हो रहा होगा, ये विचार हो रहा होगा। इसलिए ये गठबंधन धीरे धीरे अपनी, मैं ये शब्द का इस्तेमाल वैसे करना नहीं चाहता हूं, लेकिन गठबंधन धीरे धीरे अपनी मौत मर रहा है।
देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र, ये जो गठबंधन बना था तो ना तो ये वैचारिक आधार पर बना था, ना सैद्धांतिक आधार पर बना था। इस गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी प्रकार हम लोग सरकार में पहुंचे। ये ठीक उसी प्रकार का गठबंधन था जैसे 89 के चुनाव में, 1989 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जो गठबंधन बना था, उसमें कांग्रेस के टूटे हुए लोग भी थे, भाजपा भी थी और तमाम दल थे, लेकिन वो गठबंधन बिल्कुल नहीं चला। ये तो ठीक है कि चूंकि अब भाजपा जीत गई और मोदी जी की सरकार बन गई तो ये गठबंधन जल्दी टूट गया। यदि ये मोदी जी की सरकार ना बनती और ये गठबंधन सरकार में पहुंचता तब भी इसको टूटना था। याद करिए, जब चंद्रशेखर वो जो इंद्र कुमार गुजराल मंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, तो गठबंधन बना और फिर किस तरीके से वो गिरा। तो सारी पार्टियों का अपना अपना स्वार्थ था। कांग्रेस का इतिहास रहा है 1971 के चुनाव में, जब कांग्रेस डिवाइड हुई और इंदिरा जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा तो कुछ विपक्षियों को साथ लेकर के ही चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर उस 71 के बाद जो है वो गठबंधन की क्या स्थिति रही हमारे सबके सामने। तो कुल मिलाकर के अब इस गठबंधन में जो लोग थे, जैसे अब लालू यादव हैं या मुलायम सिंह यादव के चिरंजीव हैं, ये समाजवादी दल से आते हैं। तो समाजवादियों के बारे में ये माना जाता है कि वो अगर आज मिले हैं तो टूटने के लिए, और टूट रहे हैं तो कल फिर मिलने के लिए। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिससे लालू यादव की या मुलायम सिंह यादव की गठबंधन ना रहा हो? एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे लोग सत्ता की राजनीति करने वाले हैं। वो लोकसभा चुनाव में भी टिकट को लेकर के बंगाल में भी खींचतान हुई थी, महाराष्ट्र में भी खींचतान हुई थी, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, महाराष्ट्र के लोकसभा विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर उन्होंने कहा कि हम मित्रवत लड़ेंगे, समझौता नहीं हो पाया और फिर कैंडिडेट उसमें खड़े हुए। तो स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन कुछ था नहीं, ये केवल सत्ता प्राप्त करने की एक लड़ाई थी, जो नहीं मिली तो टूट नहीं था उसको। मुलायम सिंह जी का आपने जिक्र किया, उनकी मैं एक बात बोलूंगा। पार्लियामेंट का एक भाषण मैंने सुना था उनका, शायद 2014 के बाद, जब 5 साल सदन के पूरे हो रहे थे और मुलायम सिंह जी उसमें भाषण दे रहे थे सदन समाप्ति की तरफ, जब था मैंने जो उसका कार्यकाल था लोकसभा का, उन्होंने कहा था कि मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग जीत कर आए हैं वो फिर जीत कर आए, जो लोग उधर बैठे हैं वो उधर बैठे, जो उधर बैठे हैं वो इधर बैठे। तो एक तरह से उन्होंने प्रतिपक्ष में रहने के बाद भी ये कामना की थी सदन में कि जो सरकार में है, यानी उस समय एनडीए की सरकार थी, मोदी जी पीएम थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो उधर जीत कर आए हैं वो उधर जीत कर आते रहें, जो इधर जीत कर आए हैं ये भी उतनी जीत कर आए। तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा था कि सरकार एनडीए की बने, हम लोग भी लेकिन जीत कर आते रहें। तो ये बात तो उन्होंने तब कही थी 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो 24 है, तो प्रतिपक्ष में जो दल हैं वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनके अवचेतन मन में भाजपा की जो बातें हैं कहीं ना कहीं उसका वो समर्थन करते होंगे। अब 370 की जहाँ तक बात है, धारा 370 को हटाने की, अगर गठबंधन इंडी ब्लॉक की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, उसमें कांग्रेस अगर ये कहती कि हम 370 की वापसी करेंगे, तो उस गठबंधन के बहुत से दल और बहुत से नेता ऐसे होंगे जिनके मन को ये खलता होगा कि 370 को हम क्यों वापस लेकर आए। उनमें बहुत से नेता ऐसे होंगे जिनको खलता होगा कि राम मंदिर के बनने का हम विरोध क्यों करें जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। उसमें बहुत से नेता ऐसे होंगे जो एनआरसी की या सीए की बात का विरोध करना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि देश के भीतर अगर कोई नागरिक है तो उसकी जो नागरिकता की पूरी अहर्ताएं होती है वो तो पूरी करें। तो गौरव जी, दरअसल ये जो आपने कहा था कि बेमेल गठबंधन है, इस बेमेल गठबंधन इतना दिन चलना भी एक तरह से आश्चर्य प्रकट करता है कि ये चल कैसे गया। राघवन जी, अभी आपने एक उदाहरण के तौर पे बताया था कि किस तरीके से सदन में कहा कि इधर के सदस्य इधर रहे, वहां के सदस्य वहां रहे। वो एक दौर था जब सकारात्मक राजनीति भी की जाती थी। स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ को कोने पर, व्यक्तिगत स्वार्थ होते थे लेकिन उन्हें कई बार कई मौके पर कोने पर रख दिया जाता था, लेकिन देश चलता रहे, एक इस भावना के साथ काम होता था। लेकिन जब यहाँ ये तय हो गया कि अब हमसे बड़ा नेता कौन होगा, तब ये स्थिति हमेशा खड़ी होगी। वो चाहे वर्तमान समय की राजनीति की बात करें या पुराने समय की बात करें, तो ये फर्क जब तक ये खत्म नहीं होगा, इस भाव को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये दिक्कतें हमेशा खड़ी होती रहेगी भारतीय राजनीति में। गौरव जी, ये भाव तो तब खत्म होगा जब किसी दल का एक नेता बड़ा आदमकद होगा।
अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1980 में कांग्रेस की या उसके पहले कांग्रेस में इंदिरा जी की जो स्थिति थी वो एक तरह से सब कुछ वही थी, आदमकद लीडर थी, उनके सामने सारे लोग बौने हुआ करते थे। अगर हम प्रतिपक्ष की बात करें तो उस समय अटल जी के ज़माने की बात करें तो चंद्रशेखर जी हुआ करते थे और दीगर एक दो लीडर होते थे जो उनके समकक्ष होते थे। तो मुझे लगता है कि अगर समकक्ष नेताओं की तादाद ज़्यादा होगी तो फिर वो होता है कि बराबर के लोग, हर आदमी कहेगा कि मैं लीडर, और अगर एक बड़ा है तो फिर सब धीरे धीरे उसके छाते में आ जाते हैं। अभी जो प्रतिपक्ष है उसमें बराबरी के लोग ज़्यादा हैं, सब कहते हैं कि तुम भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन हमारा जो जन समर्थन ज़्यादा है। ममता बनर्जी कह सकती कि मैं इतने बार से चुनाव जीत रहा हूँ, मेरा कद ज़्यादा बड़ा है। अखिलेश यादव कह सकते हैं कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है लेकिन भाजपा के बाद हम सबसे बड़े दल के रूप में हर बार उभर के आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन उससे चुनौतियाँ क्षेत्रीय दलों से मिल रही है और इसके चलते सबका कद बराबर है। राहुल गांधी बहुत बड़े कद के नहीं रखते, अखिलेश यादव की बात करें, वो पार्टी उनकी जरूर राष्ट्रीय है लेकिन कद की बात करेंगे तो यूपी में अखिलेश यादव ज़्यादा सीटें जीत कर आए, उधर ममता बनर्जी ज़्यादा सीटें जीत कर लाती है, इधर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो बिहार में कांग्रेस से ज़्यादा बड़े लीडर हैं। तो ये जो जब तक कांग्रेस के भीतर किसी का कद बड़ा नहीं होगा तब तक इस गठबंधन को लीड करने वाले मामलों में कई लोग बोलेंगे कि हम भी लीडर हैं। गौरव जी। नहीं, देखिए वर्तमान परिस्थिति में अगर हम एनडीए की बात करें कि एनडीए वहां पर तय करके आया था कि हम सबसे बड़े दल के तौर पे हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करके आई, तो बाकी दलों ने सहयोग किया ना और एक सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ की स्थिति में हम बात करें तो यहाँ हर नेता ये सोच रहा है कि क्षेत्र में तो हम बड़े हैं इसलिए केंद्र में भी हम बड़े होंगे। ये संभव नहीं होता क्योंकि इस भाव को त्यागना होगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल हो या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल हो। ये भावना ही सबसे बड़ी टूटन की वजह बनती है। और इसके पहले भी आप देखिए 1977 के समय भी इसी कारण से दल टूटे थे, आज भी वही स्थिति है। तो जब तक इस भाव को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। 77 में जनता पार्टी में एक कद के कई लीडर थे। आप देखिए मोरारजी देसाई थे, उसमें चौधरी चरण सिंह थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अडवाणी थे, मधु दंडवते थे। तो वहाँ एक तरह से जो लीडरशिप थी, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनके कद 1920 थे। जब तक कद में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, महाराष्ट्र की हम बात करें, शर्मा जी मेरी बात से सहमत होंगे, महाराष्ट्र में देखिए आप कि जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसको भी मनाया गया था कि आपके लोग कम जीत कर आए हैं, इस बार फडणवीस को सीएम बनाया, लेकिन ये निर्णय करने में भी बहुत वक्त लग गया था। जबकि बीजेपी चाहती तो वो एक दिन में फैसला करती कि हमारे लोग ज़्यादा जीत कर आए, देश भर में हम बड़े दल हैं और केंद्र में सरकार के मुखिया भी हम ही हैं। लेकिन वो समन्वय की जहाँ तक बात है, समन्वय में वक्त तो लगता है, बड़े आदमी को भी थोड़ा सा छोटे भाई के साथ बैठकर बात करनी पड़ती है, लेकिन अगर अहंकार है तो फिर वो चलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये लड़ाई थोड़ी सी कद की भी है, अहंकार की भी है और समझदारी की भी है। तो समय कई बार चीज़ें सिखाता है। उम्मीद करेंगे कि जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं वो आज ही तो कल जरूर सीखेंगे और फिर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। कुछ अगर आप कहना चाहें तो गौरव जी, मैं नहीं तो देवदत्त जी की तरफ जाऊं। नहीं जी देवदत्त जी, आप क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, यही है कि कांग्रेस को लगता है कि वो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और वो पूरे देश में प्रभाव रखती है। ये अहंकार है, उसका जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता क्षेत्रीय दलों से। क्षेत्रीय दलों को लगता है कि हमारा राज्य में अभी वर्चस्व है, यदि कांग्रेस बढ़ी तो हमारे चले जाए, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस से टूटकर ही बने हैं। तो ये जो टकराहट है वो कभी इनको एक होने नहीं देगी जब तक या तो ये दल, छोटे दल को कांग्रेस समाप्त ना कर दे, खुद बड़ी पार्टी न बन जाए, या जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। कुल मिलाकर यही है कि दिल्ली में तो कांग्रेस ने ये ट्रैक पकड़ लिया कि हम अकेले लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वो उसी लाइन पर है, अगला गठबंधन जब टूटेगा तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े होंगे। तो मुझे तो शर्मा जी एक कविता की 2 लाइनें याद आ रही है कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप बड़े दल हैं तो आपको बड़ा दिखना ही पड़ेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। एक तो आपके पास बहुमत नहीं है, दल बड़ा लेकिन आपके कद का, लीडर का जो कद है वो छोटा है। तो ये बहुत सारी बातें, किसी को आप संरक्षण भी नहीं दे पा रहे हैं। पार्टी के भीतर जो सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश में दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय जी, वो कहते हैं कि हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बैठ के हो जाती, सूचना नहीं मिलती। तो ना तो आप किसी को संरक्षण दे पा रहे हैं, ना आपका कद बड़ा हो रहा, ना आप किसी को
फल दे पा रहा है। तो बहुत सारी बातें, आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है। पिछले काफी दिनों से कांग्रेस में 2-3 चीजों का परिवर्तन देखा जा रहा है। एक तो कहीं ना कहीं उनका जो विचार थिंक टैंक जो पोजीशन थी उसमें वो कमजोर हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका झुकाव वामपंथ की तरफ कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। एक बात तो ये दिख रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और मिलकर के काम करना, और वो जो एक दूसरे को एडजस्ट करना। बाय द वे, अगर किसी प्रदेश में 2 गुट भी हैं तो उन दोनों गुटों के बीच में कैसे तालमेल बनाना, कांग्रेस इसमें भी थोड़ी सी कम दिख रही है। इसलिए उनकी सारी बातें सुनाई में आ रही हैं, और जगह जगह से उनके नेता छोड़ भी रहे हैं, सारे दलों में दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस को सबसे पहले तो आत्मचिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल, कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, और जो दल है क्षेत्रीय, उनको किसी एक को लीडर मानकर उसकी छत्र छाया में रहकर देश में और भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर काम करना पड़ेगा। अभी तो ये गठबंधन खंड खंड होने की तरफ जा रहा है। अगर हम इंडी ब्लॉक की बात करें, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में समरसता, सहिष्णुता और समन्वय होगा, ताकि देश तरक्की करे। इसी कामना के साथ बखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। गौरव जी, आपका साधुवाद। दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।